मैं उदय किशोर, फिजिक्स टीचर एंड ट्रेनर फॉर IIT, JEE मेंस एंड मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम एस्पिरेंट्स। आज आपके पास कुछ बातें करने हैं। 2021 में बहुत सारे बच्चे एग्जाम देंगे, उसकी तैयारी करेंगे, उसकी क्या स्ट्रैटेजी होगी, क्या सक्सेस मंत्रा होगा, बीच में कैसे अपने आप को मोटिवेट करेंगे, तो उसको सबसे अच्छा जानना है कि जो इस रास्ते से गुजर गया, जो इस पास से गुजर गया है, उससे आप जानेंगे तो काफी कुछ सीखने को मिलेगा। आज ऐसे ही एक मेरा स्टूडेंट्स बैठा है सामने जो 2020 में इस साल JEE मेंस क्रैक किया है। ही secured 99.18 percentile in the examinations. Congratulations, Adarsh Rajput. Thank you, sir. And I'm proud of you that you have cracked these examinations. इनसे आज जानना चाहेंगे कि इन्होंने की जो जर्नी है कैसी रही, कैसे इन्होंने पढ़ाई किया, क्या क्या किया यहाँ तक पहुंचने के लिए, इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आप सुनना चाह रहे होंगे इसके जुआ से कि क्या कहना चाहते हैं। लेट्स स्टार्ट। आदर्श, हम ये जानना चाहते हैं, और जैसा तुमने बताया कि पहले अटेम्प्ट में तुम्हारा नहीं हुआ था, और जो हुआ भी था तो तुम्हारा रैंक था 58,000 एंड एक मैसिव जंप लिया 2020 में 9,000 रैंक लाकर 99% ऊपर मार्क्स सिक्योर कर दिया। तो जब फर्स्ट टाइम में नहीं हुआ, कि हिंदुस्तान में बहुत सारे बच्चे होते हैं जो फर्स्ट टाइम में नहीं होते, वो जानना चाहते हैं ये कि आप जब सेकेंड अटेम्प्ट लिया तो क्या मोटिवेट किया कि आपको लगे कि सेकेंड अटेम्प्ट लेना चाहिए जब पहली बार नहीं हुआ? देखिए, सबसे पहले तो मुझे ऐसा लगा कि मेरी तैयारी काफी मैंने मजबूत करी थी। मैंने पेपर लगाए थे, मेरे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर थे, लेकिन किसी कारणवश मुझे लगता है कि वो रिजल्ट में मैं तब्दील नहीं कर पाया। इसलिए मुझे अंदर से एक आवाज आई कि नहीं, अगर हमने मेहनत करी है तो हमें शायद एक बार और अटेम्प्ट लेके देखना चाहिए। क्या पता शायद हमारा वो दिन खराब हो। तो मुझे अंदर से आवाज आई कि एक बार और ट्राई करके देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका मतलब हुआ कि अगर आप अपनी इंट्यूशन की आवाज सुनते हैं, वो बहुत पावरफुल होता है, वो कुछ कहता है, तो अगर उसके अनुसार तैयारी करें तो कभी कभी सक्सेस के को मिलती है। अगर आपके फादर क्या कहे, मदर क्या कहे, उसके प्रेशर में कर रहे हैं तो शायद वो बेटर ऑप्शन नहीं होता है। हाँ, सजेशन मिले सभी से, बट अपनी इंट्यूशन दिखे ताकि आप रास्ते में अपना काम अपने इंटरेस्ट के साथ कर सके। तुमने 3 साल पढ़ाई की, लंबा सफर है 3 साल का, 4 साल से 5 साल फिर पढ़ना पड़ेगा। पर 3 साल की जर्नी का क्या एक्सपीरियंस है तुम्हारे साथ? 3 साल की जर्नी को अगर सम अप करूं तो एकदम रोलर कोस्टर राइड। 11th से अगर मैं शुरुआत करूं तो देखिए, 11th मेरी उतनी अच्छी नहीं रही थी। 11th में होता क्या है कि सिलेबस एकदम से चेंज होता है, तो मैसिव बम्प बच्चे झेल नहीं पाते हैं। तो काफी बच्चों की उस टाइम जो 11th है काफी खराब चली जाती है। मोस्ट ऑफ द बच्चों की इनफैक्ट मैं कहूंगा खराब चली जाती है। तो फिर लेकिन मुझे लगा कि फाइट जो है गिव अप नहीं करनी चाहिए। 12th आई है, अभी भी चीजें बदली जा सकती हैं। 11th मेरी उतनी अच्छी नहीं रही, लेकिन JEE में तो दोनों आते हैं, 11th 12th। तो मुझे लगा अंदर से कि नहीं, अगर मैं 12th में अच्छा करूंगा तो मैं JEE में बहुत अच्छा कर सकता हूँ। तो मैंने 12th की अच्छी खासी तैयारी करी, और 12th में मेरे बोर्ड्स में 92% भी बन गए थे। लेकिन मेरी JEE में उतनी अच्छी रैंक नहीं बन पाई थी। लेकिन मुझे लगा तैयारी पूरी है, तो मुझे लगा अंदर से कि एक बार ड्रॉप लेना चाहिए। मैंने ड्रॉप लिया, थोड़ी स्ट्रेटजीज चेंज करी, अपनी गलतियों को पहचाना, थोड़ा सर की तरफ से गाइडेंस मिला, थोड़ा नहीं बहुत मैं कहूंगा, सर की तरफ से बहुत गाइडेंस मिला, बहुत सीखने को मिला, और तब जाके चीजों को हम रेक्टिफाई कर पाए और एग्जाम के लिए हम तैयार हो पाए। और इस बार फाइनली मैंने वो कर दिया। लास्ट एग्जामिनेशन में, लास्ट प्रिपरेशन में, मतलब 1 साल पहले, कुछ याद है क्या क्या गलती की थी और इसमें क्या गलती नहीं किया? मतलब क्या किया था पिछली बार जिससे नहीं हुआ, और इसमें क्या किया जिससे हो गया? मुझे लगता है सबसे बड़ा रोल जो प्ले किया वो था स्ट्रेटजी ने। पिछली दफा हुआ क्या था कि मैं बस इस चक्कर में पड़ रहा था कि सिलेबस पूरा करूं जितनी जल्दी से जल्दी हो सके। लेकिन होता क्या है, कितना भी चाहे सिलेबस कभी भी पूरा नहीं होता। आप कितनी भी कोशिश कर रहे हैं, आपको एक बार पढ़ोगे आपको लगेगा फिर से करने की जरूरत है,
ऐसा बार बार आपको लगता ही रहेगा जब तक आपका एग्जाम पास आ नहीं जाता। तो मुझे लगता है इस बार सिलेबस नहीं, एग्जाम क्रैक करने की तैयारी करनी चाहिए। तो मुझे लगता है पिछली दफा स्ट्रेटजी मिसिंग थी। सिलेबस था, कॉन्सेप्ट की भी अच्छी होल्ड थी, लेकिन स्ट्रेटजी जब तक कोई आपको बताएगा नहीं कि आपको जाना है कैसे, किस रास्ते पे आप जा रहे हैं, सही जा रहे हैं या गलत जा रहे हैं, तब तक उतना आसान नहीं होता है कर पाना। तो इस दफा मुझे लगता है मुझे स्ट्रेटजी मिली, मुझे गाइडेंस मिली, जिसकी बदौलत मैं जेईई मेंस का एग्जाम अच्छे से दे पाया इस बार। मतलब मैं समझूं ये कि पिछला जो गलती किया था उसको पहले आपने फाइंड आउट किया कि गलती क्या किया था, क्या करेंगे उसमें मिल गया, तो आपने कुछ स्ट्रैटेजी अप्लाई करा। ऑब्वियसली सभी लोग जानना चाहेंगे मेरे व्यूअर्स की क्या थी स्ट्रैटेजी, क्या थी ये सक्सेस स्ट्रैटेजी। क्योंकि एक और खास बात है कि इस बार 4-5 महीना लॉकडाउन में बीता, सारी कनेक्टिविटी टूट गई थी टीचर्स के साथ भी। तो इस 4-5 महीने में कैसी स्ट्रैटेजी बनाई, कौन सा आपकी तरीका था जिसको आपको यहाँ तक पहुंचाया? देखिए, अगर कोई मुझसे कहेगा लॉकडाउन में कैसा रहा, तो लॉकडाउन तो देखिए सब बच्चों का एकदम से, वो तो कोई तैयार नहीं था उसके लिए। वो एकदम से एकदम जर्क टाइप आया कि ये क्या हो गया। तो उस टाइम भी मुझे पढ़ाई हो रही थी, लेकिन उतनी वैसी नहीं हो पा रही थी जैसे कि होनी चाहिए जेईई एस्पिरेंट की। तो फिर क्या हुआ कि सर ने भी मुझे आइडिया दिया कि ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करते हैं। तो मैंने सर की ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करी। तो उससे हुआ ये कि जो मैं पढ़ तो रहा था उससे थोड़ा सिस्टमाइज वे में पढ़ने लगा, और साथ ही मोमेंटम मिल गया आगे बढ़ते रहने का, जो कि काफी बच्चों में मुझे लगा इस बार मिसिंग था। तो अगर आपको वो मोमेंटम देने वाला कोई है, अगर मिल जाए कि आप मोमेंटम उसको कंटिन्यू रखें, आप ब्रेक नहीं लगा सकते जेईई की प्रिपरेशन में। जहां ब्रेक लगाएंगे आपका कॉन्फिडेंस लूज होने लगेगा। तो मुझे वो ब्रेक नहीं लगा, सबसे मेरा प्लस पॉइंट ये रहा। तो मैंने ऐसे तैयारी करी। और अगर आप मुझसे रिवीजन की पूछेंगे तो सर ने मुझे एक तरीका बताया था, वो था बुलेट पॉइंट। यानी आप पूरे जो है उसकी फॉर्मूले एक बार लिख लीजिए अच्छे से, और उनको बार बार अपना लिख के दोहराइए बार बार, जब तक आपको अच्छे से याद नहीं होता जब दिमाग में। उससे होता क्या है कि आप मतलब आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है सब्जेक्ट पे कि मुझे हर एक चैप्टर का हर एक फॉर्मूला तो पता है कि अगर आसान सवाल आएगा वो तो मैं कर ही लूंगा। और वो कॉन्फिडेंस मेरे अंदर आ गया था। मतलब मैंने इन्हें इसे बताया था कि जब पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए तो आप क्या करें, एक पेन कॉपी लें और जितना भी पढ़ा हुआ चीजें हैं वो उसको लिख डालें। जितना भी आपको आता नहीं आता, पहली बार आपको नहीं आएगा कोई बात नहीं, दूसरा पेज जब लिखेंगे, दूसरी बार लिखेंगे थोड़ा ज्यादा आएगा, फिर कॉपी जाइए, पलटिए, देखिए, 2-4 दिन बाद फिर लिखिए, आएगा। धीरे धीरे आप अगर जो पढ़ते हैं और उसके बाद कॉपी किताब बंद करके बस आप लिखना स्टार्ट करते हैं जितना भी पढ़ा हुआ है, लेकिन आप कंटिन्यूअसली ऐसा करेंगे तो धीरे धीरे सारी चीजें एक्यूमुलेट होके आपका पूरा सिलेबस आपके माइंड में आ जाएगा। राइट जी बिल्कुल। अच्छा, ये तो लास्ट टाइम था, लेकिन शुरुआती 2-2.5 साल में जो स्ट्रेटेजी थी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, किस पे ज्यादा फोकस करते थे आप? कैसे पढ़ते थे आप? फिजिक्स कितनी देर, केमिस्ट्री, मैथ्स? अगर मैं पहले की बात करूंगा तो मैं मैथ्स पे थोड़ा ज्यादा फोकस किया करता था, क्योंकि मैथ्स जो था मेरा वीक पार्ट था। फिजिक्स भी काफी वीक था। फिजिक्स जो थी मुझे होल्ड नहीं आता था, क्योंकि शुरुआत में ही मेरा जो जैसे बताया कि 11th जो थी मेरी वो थोड़ी खराब हो गई थी। मुझे डिफरेंशिएशन और कंटिन्यूएशन जो इंटीग्रेशन हम करते हैं, मुझे उसी जैसे बेसिक चीज में थोड़ी दिक्कत आने लगी थी। तो मैं कोशिश करता था कि उसको ओवरकम कैसे कर पाऊँ, और थोड़ा वो मेरे लिए मुश्किल हो गया था। केमिस्ट्री देखिए आपकी काफी हद तक रटने का होता है। तो जैसे ही मैं 12th में एंटर करा तो काफी हद तक वहां पे चीजें रटने वाली आ गई थी कि मतलब आपके कॉन्फिडेंस आते हैं, आपको तो दिमाग नहीं लगाना पड़ता, आप चीजों को रट के थोड़ा सा अपने एक बेस बना सकते हैं कि हाँ मुझे इतना आता है। और वहां से मुझे धीमे धीमे मेरा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग शुरू हुआ, कॉन्फिडेंस बिल्ड होना। तो मुझे धीमे धीमे लगा। तो अगर मैं टाइम उस पर कहूंगा तो आप अपने शुरुआती दिनों में आप उस पर फोकस ज्यादा कर सकते हैं कि जो आपका कमजोर हो। हालांकि जब एग्जाम आपके पास आ रहे हो तो हमेशा उस टॉपिक पे या उस सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस करिएगा जो आपका स्ट्रॉन्ग टॉपिक हो, जिसपे आपकी होल्ड अच्छी हो। कॉन्फिडेंस जो बिल्डअप करते हैं वो छोटे छोटे स्टेप्स ले लेते हैं। स्टेप लेते हैं, सक्सेस मिलता, मोटिवेशन आता है और कर सकते हैं। और छोटे स्टेप लेंगे, उससे सक्सेस हो जाएंगे, मोटिवेट होगा। तो बेबी स्टेप वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन, प्रिपरेशन ऑफ द एग्जामिनेशन। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, देयर आर लॉट ऑफ डिस्ट्रैक्शन, सभी को डिस्ट्रैक्शन होता है। हाउ डू यू हैंडल योर डिस्ट्रैक्शंस? सोशल मीडिया
देखिए सोशल मीडिया आजकल लगभग हर ही लोग यूज कर रहे हैं और यूथ में तो ये बहुत पॉपुलर Exactly. चीज है। या तो होता क्या है कि जब यूथ जो हमारी आपकी जैसी यूथ है वो जब उसे यूज करते हैं तो हम बह जाते हैं, हमें टाइम का बिल्कुल अंदाजा नहीं रहता, जो कि सबसे गलत चीज है, वो नहीं होनी चाहिए। तो जब आपके पास एक शेड्यूल होता है, आपके पास एक टाइम टेबल होता है प्रॉपर, तो आपको मालूम होता है कि मुझे क्या क्या कैसे करना है। हालांकि मैं भी अपने टाइम पे थोड़ा फ्री टाइम निकाल लेता था, जब पढ़ के हम थक गए हैं तो थोड़ी सी देर मैं भी थोड़ा सा सोशल मीडिया इस्तेमाल कर लिया करता था, लेकिन थोड़ी सी कितना देर। बच्चे जानना चाहते हैं कि तुम्हारा कितना शेड्यूल टाइम था और उसमें कितना। अगर आप देखिए 4 घंटे आप एक सिटिंग लगाते हैं या 3 घंटे की एक कंटिन्यूस सिटिंग लगाते हैं बिना उठे, तो आप खुद से चाहते हैं कि एक छोटा सा 15 मिनट का ब्रेक हो जाए। 15 मिनट में आप चाहे तो थोड़ा टहल सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं। तो उस टाइम पे अगर 5 से 10 मिनट भी अगर आपने थोड़ा स्क्रॉल उस कर समय लिया, आदर्श राजपूत क्या करता था? मुझे मीम्स देखने बहुत पसंद थे और मैं यूथ में काफी पॉपुलर चीज है वो मीम्स। तो हम Yeah. लोग क्या करते हैं, मीम्स देखते हैं, लेकिन उसमें हमें बहना नहीं है। मैंने हाल 2-3 पेजेस को ही फॉलो किया था, तो उन्हीं के मीम्स में थोड़ा अपडेट मुझे मिल जाता था, थोड़े जोक्स हो गए, 10-5 मिनट में मेरा हो जाता था और एक आधे घंटे का या फिर 15 मिनट का एक ब्रेक लेके मैं दूसरी सेटिंग के लिए बैठ जाता था। यानी कि इसने अपने डिस्ट्रैक्शन को अपने रिफ्रेशमेंट के लिए यूज किया। ये अपने रिफ्रेश किया, माइंड फ्री हो गया कि माइंड भी कभी कभी थक जाता है, तो कुछ कुछ उसको डिस्ट्रैक्शन जरूरी होता है। जब डिस्ट्रैक्ट करते हैं तो वो फिर से रिफ्रेश भी हो जाता है थोड़ी देर के लिए, फिर अपने कामों में इन्होंने लग गए। तो ओके वेल, कैसा था इस बार एग्जाम का एक्सपीरियंस 2020 में? एकदम मैथ था 2020 टाइप? 2020 देखिए अगर मैं कहूँगा मेरा बेस्ट एक्सपीरियंस था। वो इसलिए था क्योंकि देखिए आपका सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस तब आता है कि जब आप चीजों के लिए तैयार होते हो। अगर मैं अपने सबसे पहले जेईई की अगर बात करूंगा तो सबसे खतरनाक एक्सपीरियंस था। मतलब मैंने ऐसा कभी नहीं हुआ था मेरे साथ। हुआ ये था कि मैं बिल्कुल उसके लिए तैयार नहीं था, क्या चैलेंजेस आएंगी, क्या स्ट्रेटजी आएगी, कि हम करेंगे कैसे, मुझे कुछ इस बारे में अंदाजा नहीं था और वही हुआ जो होना था। मार्क्स उतने अच्छे नहीं आए, लेकिन इस बार 2020 में ऐसा हुआ, मेरे पास एक स्ट्रेटजी थी, मैंने प्रॉपर रिवीजन किया था, चीजों को अच्छे से मेरे दिमाग में था, मेरे पास एक प्रोसेस था कि मुझे 3 घंटे एग्जाम में अपने दिमाग को कब कैसे और क्या करना है, मुझे थोड़ा सा इसके लिए मैं प्रिपेयर्ड था। इसलिए ये एक्सपीरियंस मेरा बहुत स्मूथ रहा। थोड़ा इंटरप्ट करेंगे, वो स्ट्रैटेजी व्यूअर्स को बताएं कि स्ट्रैटेजी क्या था। स्ट्रेटजी सबसे मेन चीज है यहाँ पे। जैसे सर ने मुझे ट्रेन किया था क्वेश्चन छांटने के लिए, तो अगर एक बार आपने जब सिलेबस आपने पूरा कर लिया तो आप फिर उसको अच्छे से देख सकते हो कि इजी, मॉडरेट, डिफिकल्ट, इस तरीके से अपने जो 25 सवाल आते हैं उनको डिवाइड करो। यानी पहले इजी छांटो, जिससे आपके इजी सवाल तो बिल्कुल मतलब कई बार होता है कि हम टाइम हमारा ज्यादा चला जाता है और हमसे पीछे छुप के रह जाते हैं ना, इजी क्वेश्चन वो छूट जाते हैं और हमें पता लगता है, बहुत दुख होता है हमें। तो वो नहीं होना चाहिए, हमारे इजी क्वेश्चन सबसे पहले बनने चाहिए, फिर मॉडरेट, बट फिर डिफिकल्ट। फिर इस स्ट्रेटजी के तहत जो सर ने मुझे बताई थी, मैंने अपना पेपर दिया और मुझे काफी अच्छे रिजल्ट मिले। एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एग्जाम जब जाते हैं तो इजी क्वेश्चन और मॉडरेट क्वेश्चन, ये दो क्वेश्चन के लगभग 40% का कंस्टिट्यूट करते हैं। अगर इस पे आपने पहले वर्कआउट कर लिया कि ये इसमें आप इफिशिएंट होते हैं, ये आप कर सकते हैं, ये आपसे हो सकता है, अगर इस क्वेश्चन को आपने हैंडल कर लिया तो आपने जो मिनिमम मार्क्स है एग्जाम को क्रैक करने के लिए वो निकाल लिया। और डिफिकल्ट और वेरी डिफिकल्ट की ओर जब जाएंगे तो डेफिनेटली आपके रैंक अच्छी आते चले जाएंगे, और जैसे जैसे डिफिकल्ट और वेरी डिफिकल्ट आप सिक्योर करेंगे आपके परसेंटाइल इंक्रीज करेंगे। तो इन्होंने इजी और मॉडरेट बना दिया, कुछ क्वेश्चन डिफिकल्ट और वेरी डिफिकल्ट भी बना दिया होगा, जिसका रिजल्ट है कि 99 परसेंटाइल का जो बेंचमार्क है, जहां से एक अच्छे मार्क्स माने जाते हैं, वो क्रॉस किया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि टेस्ट स्ट्रैटेजी क्या थी आपकी? कैसे टेस्ट पेपर को कैसे एनालाइज करते थे आप, अपने मिस्टेक्स को कैसे रेक्टिफाई करते थे? टेस्ट का क्या पूरा वो सिनेरियो था आपके जर्नी में? जब मैंने सबसे पहले तो देखिए आपने अगर कोई कोचिंग ज्वाइन करी होगी या कुछ भी ज्वाइन करता है तो रेगुलर टेस्ट तो होते ही है, लेकिन जब आखिरी का टाइम आता है या थोड़ा और 1-2 महीने पहले ही बोल लीजिए, जब हम क्या करते हैं टेस्ट देते हैं और अपने नंबर देखते हैं और उसको साइड में फेंक देते हैं, वो नहीं करना चाहिए। जब भी आप टेस्ट देते हैं उसको एनालाइज करना बहुत जरूरी चीज है, सबसे जरूरी चीज मैं कहूंगा। आप अगर टेस्ट को 3 घंटे देते हैं तो शायद 2 या 2.5 घंटे आप उसको एनालाइज करने में दीजिए। तो मैं ऐसे करता था कि मैंने टेस्ट दे दिया, उसके बाद जब मैंने क्वेश्चन देखा, मैंने ये देखा कि कौन से चैप्टर से आया है, और फिर उसके बाद में ये देखता था कि इसमें से आप क्या नहीं पूछा। अगर एक चैप्टर में मैं जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रोस्टैट्स है, उसमें से गॉस लॉ पूछा, तो उसमें से और क्या नहीं पूछा, कि इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं पूछा, क्या नहीं पूछा। ऐसे में 25 के 25 क्वेश्चन पे स्ट्रेटजी अपनाता था, जिससे मेरा पूरे 25 क्वेश्चन के माध्यम से पूरा सिलेबस एक बार पूरा एक पेपर से रिवाइज हो जाता था। तो ऐसा मैंने करीबन जितनी बार भी मैं पेपर अब लगाऊंगा, मुझे पूरी बार सिलेबस रिवाइज हो जाएगा।
मतलब इन्होंने जब एनालाइज करते क्वेश्चन में तो सिर्फ इस बात के लिए टिकते नहीं थे कि इनसे कौन सा क्वेश्चन बना और कौन सा कैसा गलत हो गया या सही हो गया। वो क्वेश्चन आया, वो ठीक है, गलत हुआ सही हुआ इन्होंने देख लिया। उसके बाद उससे रिलेटेड टॉपिक से जितने सारे जो नहीं पूछा गया है उस सब पे इन्होंने फोकस करा, एक बार दिमाग लगाया, एक बार फिर से रिवाइज करा और ऐसा ही इन्होंने सारे क्वेश्चन पे करा। तो 25 क्वेश्चन मतलब 25 टॉपिक, 25 टॉपिक मतलब 25 टॉपिक सारे सिलेबस, मतलब एक टेस्ट का मतलब एंटायर सिलेबस। टेस्ट देने से पहले पूरी सिलेबस की तैयारी, टेस्ट देने के बाद फिर पूरी सिलेबस की तैयारी, मतलब अच्छी तैयारी। आदर्श जानना चाहते हैं कि आप कुछ सब 2-3 लाइन तो बताएं कि जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे 2021 के लिए, कुछ 2022 के लिए तैयारी कर रहे होंगे, क्या मैसेज देना चाहते हैं अपने एक्सपीरियंस के थ्रू? इतना ही है उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? यू हैव बेटर एक्सपीरियंस कि क्या आपके पास दोनों है, सक्सेस का भी फेलियर का भी। जो जर्नी है जो 2022 तक दे रहे हैं, आपकी जर्नी बहुत लंबी है, तो आपको बीच में रुकना नहीं है, हार नहीं माननी है। ऐसा होगा कि मतलब 2-3 महीने तक भी ऐसा हो सकता है कि आपकी शायद मार्क्स ऊपर नीचे हो, आपकी उतनी स्टेबिलिटी ना आए, अच्छे मार्क्स ना आए, लेकिन आपकी जर्नी बहुत लंबी है। आप चाहे तो आखिरी के टाइम पे या किसी भी टाइम पे आप चाहे तो एक्सलेट कर सकते हैं, तो आपको हार नहीं माननी। और जो अभी हाल ही में देने वाले हैं, तो उनसे मैं एक ही चीज कहूंगा, आप अपनी स्ट्रेटजी पे ज्यादा काम करिए, क्योंकि अगर आपने सिलेबस अपना पूरा एक बार कर लिया है, आप तैयार हो, आप कॉन्फिडेंट हो, तो फिर आपको ये ध्यान में नहीं होना चाहिए कि मुझे सिलेबस करना है कि नहीं करना। मुझे आपको ये ध्यान में होना चाहिए मुझे एग्जाम क्रैक करना है, सबसे पहली प्रायोरिटी है हमारी। तो आप उसके लिए स्ट्रेटजी बनाइए, और भी जैसे मैंने बताया बुलेट पॉइंट आप फॉर्मूले लिखिए, बार बार इनको बार बार दोहराइए। जब आप टेस्ट पेपर, जैसे मैंने रिवीजन की स्ट्रेटजी बताई, उस स्ट्रेटजी अगर आप करेंगे, आप अगर एकदम डिसिप्लिन से करेंगे, तो मुझे लगता है आप भी 99 ला सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कहा। सबसे बड़ा टेक अवे था किसी हालत में हार नहीं माना। एग्जाम इसमें पहले कहा था रोलर कोस्टर, उतार चढ़ाव आते रहेंगे, कभी आप मोटिवेट डीमोटिवेट बनेगा, कभी नहीं बनेगा, कभी खुशी कभी गम, सब कुछ होते रहेंगे। डिस्ट्रैक्शन, कभी लगेगा बहुत अच्छा हो गया, लेकिन कभी बहुत गड़बड़ लगता है तो कुछ होगा ही नहीं हमसे। हार नहीं माननी है। दूसरा कि आपको रिवीजन खूब करनी है, खूब जितना ज्यादा रिवाइज करेंगे, जितना ज्यादा करेंगे दिमाग में, उतना ज्यादा वो चीजें एडजस्ट होंगी और फिर आप एग्जाम में डिलीवर कर पाएंगे। थैंक यू आदर्श राजपूत फॉर बी विथ मी एंड कांग्रेचुलेशन वंस अगेन फॉर योर सक्सेस एंड आई विश कि आपको जिंदगी में इस तरह और भी सफलताएं मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।